बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस बन रही है, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, जिनको जब स्ट्रेस होता है तो पतले दस्त होते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है और उनको बहुत साल से सिम्टम्स हैं, बट उनको पेट की बीमारी नहीं है। सिम्टम्स सारे उन्हें पेट के हैं बट बीमारी पेट की नहीं है। इसीलिए ये गट ब्रेन एक्सिस, मेंटल हेल्थ, गट फीलिंग, ये सब पॉपुलर हुआ है। अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है, आप एक मेल हैं और आपका अराउंड 38 इंचेस से ज़्यादा बाउंड सर्कमफ्रेंस है, फीमेल हैं 34 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप अनहेल्दी हैं। पूरी गट हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना, क्योंकि गट एक सेकंड ब्रेन है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रीन टाइम का, मेरे फ़ोन देखने का, फैटी लीवर से क्या कनेक्शन है? अगर बच्चे 10 घंटे स्क्रीन पे हैं तो खेल भी तो नहीं रहे हैं। ओके, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बिल्कुल फैट उनकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। लिवर वो इंसान है जो कभी बुरा नहीं मानता। आप कितने मर्जी चाटे मारिए, शराब के, हेपेटाइटिस B के, हेपेटाइटिस C के, फैट के, डायबिटीज के, वो बुरा नहीं मानता। पर एक दिन ऐसा आता है जो बुरा। डॉक्टर शुभम, स्वागत है आपका पंचायत विद रोहित में। सर, आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा डॉक्टर्स के ऊपर पॉडकास्ट होता है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जितना मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हम इंडिया में आज की डेट में रेट देख रहे हैं लोगों की बीमार होने का, और लोग अपनी हेल्थ को लेके कितना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्थ पॉडकास्ट को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, और इसी उम्मीद के साथ सर आज का पॉडकास्ट मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। तो कैसे सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, यू आर गैस्ट्रो लीवर, आप एक गैस्ट्रो लीवर स्पेशलिस्ट हैं। किसी भी गैस्ट्रो लीवर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? गैस्ट्रो लिवर और पूरी गट हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना, क्योंकि गट एक सेकंड ब्रेन है। तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका वेट कंट्रोल में होना। आपका बॉडी फैट परसेंटेज, आपका बॉडी मास इंडेक्स वो कंट्रोल में हो। और तीसरी चीज़ है बैलेंस डाइट लेना, कि आप सब तरह के न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड फॉर्म में लें। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का एडिक्वेट बैलेंस हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बैलेंस हो। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ठीक है सर, जब हम लोग लीवर की बात करते हैं तो लीवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? लिवर के काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कुछ सिंथेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं आपके, जैसे जो आपका खून कहीं चोट लग जाती है तो खून बहता है, तो खून जमने का जो पदार्थ होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो लिवर बनाता है। फिर लिवर एक एल्बुमिन नाम का सब्सटेंस बनाता है जो प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी में। फिर लिवर बाइल एसिड्स बनाता है, बाइल बनाता है जो आपके फैट्स को अब्जॉर्ब करने में, पित्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, फैट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस तरह डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का। फिर लिवर आपकी बॉडी के जो दवाइयाँ आप खाते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में, डिटॉक्सिफाई करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। इसे मेडिकल साइंस में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर लिवर का आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आते हैं, जो भी गंद अंदर जाता है, जो भी अल्कोहल जाता है, जो भी टॉक्सिन्स जाते हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिवर का आपका इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपकी जो ओवरऑल फाइट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, शॉक अब्जॉर्बर है वो। हर बुरी चीज जो हम डाल रहे हैं शरीर में, जो बॉडी को बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जो बचा रहा है वो लिवर है। अच्छा, बुरी चीज जो भी हम डाल रहे हैं तो वो पहले हमारा लिवर उसको एब्जॉर्ब करता है या फिर उससे डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करता है, उसके बाद फिर वो आगे बिल्कुल। लिवर में कुछ सेल्स होते हैं, इन्हें कफर सेल्स बोलते हैं। वो आपके जो गंदा खाना पानी से बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस जाते हैं, उनसे लड़ाई भी करता है, उनको इनगल्फ करके मारता भी है। तो इसीलिए लिवर आपकी इम्यूनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अगर किसी की बॉडी का लीवर, किसी के बॉडी पार्ट का जो लीवर पार्ट है, अगर वो डैमेज हो गया है, सपोज करिए उसको 90% तक कट कर दिया गया है, तो क्या वो ऑटोमेटिक रीजनरेट भी हो जाता है? परसेंटेज बताना बहुत मुश्किल है, बट मेजॉरिटी ऑर्गन्स जो हमारे शरीर में है उनमें अगर किसी की मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी है तो लिवर की है। ओके, 1/3 लिवर भी बचा हुआ है तो पूरा दोबारा बन सकता है। 90% बोलना थोड़ा ज्यादा है। ओके, बट जैसे आपकी बॉडी में 2 किडनी होती है, ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक किडनी दे देते हैं।
लिवर ही एक ऐसा अंग है जो एक है, फिर भी ट्रांसप्लांट में आप काट के दे पाते हो, अच्छा। और फिर भी दोनों लोगों का, जिसको दिया जाता है और जो देता है, दोनों अच्छे से जी पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि लिवर के पास एक ऐसी एबिलिटी है रीजनरेशन की, हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी जो किसी भी ऑर्गन की है वो लिवर की है। बट जब लीवर ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेरा लीवर है वो ऑटोमेटिक रीजनरेट हो रहा है तो मैं क्यों किसी का लीवर काट के अपने लीवर पे ऐड तो ऑन जनरली करूंगा? ये किया जाता है जब आपको लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस। हाँ, लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका अराउंड 80% ऑफ द लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से आपको, जब आपका लिवर इतना डैमेज हो जाता है, देखिए सर, लिवर की ना एक खासियत है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि हर इंसान की और हर रिश्ते की लाइफ में एक बेइज्जती सहने की लिमिट होती है। कोई इंसान है जो आपसे एक चांटा खाएगा और आपसे लाइफ में बात नहीं करेगा। कोई है जो 100 खाएगा फिर भी बात करेगा, और कोई है जो 1000 खाने के बाद बोलेगा नमस्ते। लिवर वो इंसान है जो कभी बुरा नहीं मानता। आप कितने मर्जी चांटे मारिए, शराब के, हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के, फैट के, डायबिटीज के, वो बुरा नहीं मानता। पर एक दिन ऐसा आता है जो बुरा मान जाता है। अच्छा। फिर वो वापस नहीं देखता। इस कंडीशन को लिवर सिरोसिस बोलते हैं। एक बार आपका 80% ऑफ लिवर इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है, फिर वो रीजनरेट नहीं करता। फिर आपको जॉन्डिस होता है, आपके पैरों पे सूजन आती है, आपको खून की उल्टी आती है, आपकी बॉडी में अमोनिया बढ़ता है जिससे आप गफलत में जाते हैं। ये सब दिक्कतें होती हैं। तो लिवर सिरोसिस होने के बाद अगर कोई आपको ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जो जड़ से बीमारी खत्म कर दे और आपका लिवर बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। Okay. कोई भी मेडिकल साइंस में दवाई भी ऐसी नहीं है जो लिवर सिरोसिस को पूरी तरह ठीक करके नया लिवर बना दे। तो लिवर सिरोसिस की जो कंडीशन है तो वो 80% लीवर पे आपने बताया। अराउंड यस। अगर किसी का 30%, 40%, 50% डैमेज है तो वो ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाएगा। अगर आपने जो इंसल्टिंग एजेंट है उसे हटा लिया। इंसल्टिंग एजेंट आपसे क्या मतलब जैसे 50% लिवर डैमेज है है। और वो अल्कोहल से, ओके, अब वो अल्कोहल पिए जा रहा है तो रीजनरेट नहीं करेगा। अगर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है तो रीजनरेट कर जाएगा। सर इंसल्टिंग एजेंट पे ना चांटे पड़ रहे हैं अभी कि नहीं पड़ रहे हैं? यू मीन टू से कि चांटे मारने बंद करो तब वो, अगर सही टाइम पे चांटे मारने बंद कर दोगे तो वो रीजनरेट कर जाएगा। अच्छा, और सही अगर टाइम लेट हो गए तो फिर नहीं होगा। और ये किसी को नहीं पता कब लेट हो गए कब नहीं हो गए। और इसकी ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रिक की हम पता कर सके कि अब हमारा लीवर कितने % पे डैमेज हो चुका है? सर कुछ टेस्ट हैं बट 100% रिलायबल कुछ भी नहीं है। इवन टुडे आज भी, मतलब जब हम लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा हमारे पर पास, वो 100% रिलायबल नहीं होंगे। आपको काफी अच्छे से बता देंगे, आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बता पाएगा कि इतनी आपकी मदद की जा सकती है। बट अगर आप बोलो कि आपको 100% रिलायबिलिटी के साथ बता दें तो वो नहीं हो सकता। आगे भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई नहीं जानता। ओके। क्योंकि जो 100% बता सकता है वो लिवर बायोप्सी है। लिवर बायोप्सी एक नीडल से की जाती है, इसमें लिवर के अंदर जाती है और टेस्ट किया जाता है। अब देखिए चलते फिरते आदमी में तो आप वो करेंगे नहीं ना। तो जो बाहर से नॉन इन्वेजिव टेस्ट है उनकी एक लिमिटेशन है। वो कभी भी लिवर बायोप्सी को रिप्लेस नहीं कर सकते। लिवर टिश्यू को जो माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन है उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। किसी एक नॉर्मल इंसान को कब अपने लीवर का टेस्ट कराने जाना चाहिए कि उसको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हो कि अब मुझे अपना लीवर चेक कराना है? सर देखो, अगर आप इंडियन हैं तो 40 साल के बाद सबका होना चाहिए, आफ्टर 40 ईयर्स। ठीक है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको हाइपरटेंशन है, आपको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके सगे रिश्तेदार को, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को कभी लिवर डिजीज की हिस्ट्री रही है, लिवर सिरोसिस की हिस्ट्री है, तो इन कंडीशंस में आपको चेक कराना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है साल में एक बार हमारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो है वो होने चाहिए आइडिया लगने के लिए। बट येस, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ओके। जो आपने साल में एक बार ब्लड टेस्ट की बात कही तो आई एग्री कि वो इम्पॉर्टेंट है, बट समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें ब्लड टेस्ट में आ जाती हैं जिनसे आपको बीमारी कम टेंशन ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप उन टेस्ट को पढ़ रहे हैं ना सर। देखिए सर, आज के इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के ज़माने में गूगल पे पढ़ के हर कोई डॉक्टर तो बन रहा है, बट उस इंफॉर्मेशन को असेस करने का सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास। ओके। उस सॉफ्टवेयर को असेस करने में काफ़ी साल लगते हैं।
जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे थे, या इतने साल निकल गए, आपने 15 साल पढ़ाई करी, तो 15 साल में वो सॉफ्टवेयर एक्यूमुलेट किया हमने कि कौन सी रिपोर्ट को हमें तवज्जो देना है और किसको नहीं देना है। क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे पेशेंट्स हैं जो बोल्ड में लिखा हुआ आता है, वो देख के उन्हें लगता है अरे यार ये खराब हो गई, फिर वो गूगल करते हैं, फिर वो कहते हैं किस किस में होता है, फिर वो हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, ये सब रहता है। तो आई थिंक वो टैकल करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंट। रिपोर्ट्स का होना और बोल्ड में कुछ ऊपर नीचे हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी है। इस पे एक लाइन जो प्रॉपर सूट करती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बिल्कुल, कि हम लोग गूगल में पढ़ के तो देख लेते कि यार मेरा ये परसेंटेज इतना होना चाहिए, मेरा थायराइड इतने पॉइंट होना चाहिए, बट एक्चुअली उसके क्या सिम्टम्स हैं या फिर उससे क्या आगे होने वाला है वो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट ही बता सकता है। बिल्कुल। और आई गेस मैक्सिमम इंडियंस यही गलती कर रहे हैं, जो मैंने आपको रिपोर्ट टेस्ट वाली बात बताई ना कि एक साल में अगर मैंने रिपोर्ट टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया और कुछ भी रिपोर्ट्स आई तो हम अपने आप पढ़ के उसको इतना टेंशन बना लेते हैं। बिल्कुल। सो आई गेस वी शुड कंसिडर अ प्रॉपर डॉक्टर और कंसल्टेंट रिलेटेड टू दिस फील्ड। बिल्कुल, ऑब्वियसली। सर बहुत टाइम से ना एक बात चलती है गट हेल्थ की, कि आप कि मेरी गट फीलिंग ऐसी बोल रही है, मेरा गट ऐसा है। एग्जैक्टली जब हम लोग गट की बात कर रहे हो तो हम लोग बॉडी की किस पार्ट की बात कर रहे हैं? सर देखो, गट आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है। ओके। स्टार्ट होता है फूड पाइप से, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, फिर पॉटी का रास्ता जो है आपका। ओके, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये पूरा गट कहलाता है। ठीक है। अब क्योंकि स्किन आपका सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओके, आप फील स्किन से करते हैं, है ना, कुछ भी Yeah. आप फील कर रहे हैं स्किन से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इंटरनल फीलिंग के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन गट है। ओके। तो ये एक मेटाफर है, कहावत कह लीजिए, गट फीलिंग, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। अब गट हेल्थ क्यों पॉपुलर हुई? इसलिए हुई क्योंकि विद टाइम आपने देखा हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करी है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज से 50 साल पहले आपकी फैमिली में होगा, मेरी फैमिली में होगा, जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कि मेजर फाइट पैसे की है, गरीबी बहुत है भारत में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। राइट। तो इंसान बहुत ज़्यादा फोकस था कि मुझे परिवार को आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है किसी भी तरह। विद टाइम क्या हुआ, 2-3 जनरेशन नीचे इन लोगों ने काफ़ी कुछ सेटल कर दिया। आज जो आपकी और मेरी जनरेशन है, पार्टली पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ बढ़िया किया, एक लेवल पे किया, तो थोड़ी स्ट्रगल कम हुई, मेजर स्ट्रगल, रोटी कपड़ा मकान की स्ट्रगल कम हुई। फिर हमारे नीचे एक जेनजी भी आ गई, आप और मैं मिलेनियल है, जेनजी आ गई, उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी कुछ किया, तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी इकट्ठी हो गई जिसका मेजर स्ट्रगल लाइफ का खत्म हो गया। उससे आया लैक ऑफ पर्पस, उससे आया खालीपन, अब उससे आया नशे। तो हुआ क्या, उससे बहुत ज्यादा ना फ्री फ्लोइंग एंजाइटी बढ़ गई। आज आप देखेंगे बहुत कॉमन है एंजाइटी और डिप्रेशन होना, तो बहुत कॉमन है। जैसे ऐसा हो गया कूल ही हो गया, राइट, है ना, कि मेरे को नहीं है तो मतलब कुछ एबनॉर्मल है। मतलब आपको, और आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत कॉमन है हमारे पास, बहुत 16 साल के 17 साल के लड़के लड़कियां, 20 साल के 22 साल के ऐसे हैं जिनको गट सिम्टम्स है, बट उनसे बात करके आपको पता है कि एक्चुअली उन्हें एंजाइटी है। ओके। यहीं से आपका गट हेल्थ और गट ब्रेन एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है। एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, जिसपे आपका मूड, जिसपे आपका इलेशन, हैप्पीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिपेंड करता है। और मैक्सिमम सेरोटोनिन आता गट से है, ओके। इफेक्ट उसका ब्रेन पे होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस बन रही है, जिनको पेट में दर्द हो रहा है, जिनको जब स्ट्रेस होता है तो पतले दस्त होते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है, और उनको बहुत साल से सिम्टम्स है, बट उनको पेट की बीमारी नहीं है। अच्छा। सिम्टम सारे उन्हें पेट के हैं, बट बीमारी पेट की नहीं है। इसीलिए ये गट ब्रेन एक्सिस, मेंटल हेल्थ, गट फीलिंग, ये सब पॉपुलर हुआ है। क्योंकि आजकल जो ये कंडीशंस कही जाती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये सब जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इस पे मेरा एक पॉइंट है सर, अभी आपने बताया कि जो 2-3 जनरेशन पहले की जब हम लोग बात करें तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था पैसे कमाने का, बट स्टिल आई बिलीव कि वो पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनके मन में ना एक रेस नहीं लगी हुई थी
और वो उतना पैसा कमाते थे जितना पैसा उन्हें अपना परिवार पालने के लिए रिक्वायर्ड है, या थोड़ा सा उससे ज्यादा। आज की डेट में आप देखोगे ना, वो तो पहले से ज्यादा रेस लगी हुई है। क्यों? सोचा कभी आपने क्यों? हमारी नीड बढ़ गई है, पेइंग कैपेसिटी। आई डोंट थिंक सो। ओके, इट्स अ गेम ऑफ रेलेवेंस। पहले रेलेवेंस थी गांव में कि मेरा परिवार को गांव में जाने, फिर पहुंची शहर पे। रेलेवेंस की गेम आती है सर जब पेट भर जाता है, ठीक है, फिर आया डिस्ट्रिक्ट में, फिर आया स्टेट में, फिर आया कंट्री में, फिर आया वर्ल्ड में, फिर आया सोशल मीडिया पे। ये रेलेवेंस का गेम है, इन्फ्लुएंस का गेम है। मेरे को कितने लोग जानते हैं, मेरे फोन से कितने काम होते हैं, मैं क्या क्या करवा सकता हूं, कर नहीं सकता हूं, वो अलग चीज है सर। क्योंकि आप ये आता ही देखिए सर, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसके पास एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसके पास पैसा नहीं है। दूसरा होता है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये रेलेवेंस की गेम है सर, कि मुझे कल ये नहीं सोचना है कल की रोटी कहां से आएगी। आज भी इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये सोचना पड़ता है कि कल की रोटी कहां से आएगी। आई गेस 1/4 ऑफ द इंडिया जो भी है, पर उनकी सोच और उनका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है सर। देखो ऐसा है, आप जो बात कर रहे हो बहुत अच्छी है, जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत डीप है, कभी बैठ के सोचिएगा। ये रेलेवेंस का गेम है। और यस, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। जितने एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे इंडिया में हैं, वो क्यों बने हैं? क्योंकि नीड्स पे नहीं खेले वो खेले हैं थोड़े है थोड़े की जरूरत पे नहीं। जितनी चद्दर उतने पैर पसारो पे नहीं, पैर पसारो चद्दर बड़ी करो। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो रैट रेस है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट इवेंचुअल गेम जो है सर, वो रेलेवेंस का है। गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, घर कहाँ पे है, कहाँ पे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हो। जैसे कहते हैं ड्रेस और एड्रेस डिफाइंस अ मैन, राइट, है ना। तो ये सब रेलेवेंस का गेम है बॉस। तो सर जो ये रेलेवेंस का गेम चल रहा है, तो ये किस हद तक हमको हेल्थ के डायरेक्शन में, कितना हम हेल्थ के डायरेक्शन में डाउन होते जा रहे हैं? हाँ, तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है ना इससे। क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपनी खुशी नहीं देख रहे ना। आप तो सारा चारों तरफ देख रहे हो। आप जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप दुनिया की खुशी तो देख रहे हो। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया पे इंसान जब आप बैठ के कभी रोते होगे या सैड होते होगे, तो वो थोड़ा ना पोस्ट करके स्टोरी डालते होगे। पॉडकास्ट की स्टोरी डालोगे ना अभी आप, राइट। आप कहीं छुट्टी पे जाओगे तो इंस्टाग्राम पोस्ट डालोगे ना। आप जब स्विट्जरलैंड घूम रहे होगे तो इंस्टाग्राम पोस्ट डालोगे। जब आप कहीं एमपी में किसी गांव में जाओगे किसी काम से, उसकी मेजर टाइम पोस्ट नहीं डालोगे। Exactly. जो टूटी फूटी सड़कों पे गाड़ी किस तरह पहुंचेगी, आप काम निपटा के आओगे, आप तो शायद बताओगे भी नहीं किसी को। तो वो जो फेक वर्ल्ड है वो क्रिएट करता है ना बहुत चीज। अगर मैं अपने में खुश हूं तो क्या जरूरत है इससे? रेलेवेंस तो बाहर है ना। आई हैव टू बी रेलेवेंट टू माई सेल्फ। आपने बात करी डॉक्टरी बहुत मुश्किल है, बट आई एम ऑलवेज रेलेवेंट। आई डोंट हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम रेलेवेंट। आज जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, जब मैं इतने साल पढ़ रहा था तो जब वो मजाक भी उड़ा रहे थे कि जब मैं मौलाना आजाद में था या इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में था कि भाई हम तो इतने पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं वगैरह। आज सब हर किसी को बताते हैं मेरा दोस्त है। क्यों बताते हैं? क्योंकि मैं रेलेवेंट हूं ना। तो डॉक्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक लेवल पे सुपर स्पेशलिस्ट हो, आपकी स्किल अच्छी है, विद टाइम लोग आपको जानते हैं, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है और रेलेवेंस हमेशा रहती है। तो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देके जा रहा हूँ आगे। अब तो दोस्ती होगी, आपसे बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप दुनिया में हर चीज को देखिएगा कि कौन इंसान रेलेवेंस के लिए कर रहा है और कौन इंसान नीड के लिए कर रहा है। सो जो बंदा नीड के लिए कर रहा होगा उसकी मेंटल हेल्थ, और जो बंदा रेलेवेंस के लिए कर रहा होगा उसकी मेंटल हेल्थ में, नहीं सर ये नहीं बोल सकते, बिकॉज ये ना पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। जो इंसान खुश है वो बिना किसी चीज के भी खुश है। जो इंसान परेशान है वो सब कुछ होने के बाद भी परेशान है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। यहीं पे पर्पस आता है। इसको आप थोड़ा रिप्लेस कर दीजिए रेलेवेंस को पर्पस से। ठीक है। एक इंसान रेलेवेंट है बट उसका पर्पस है, उसकी मेंटल हेल्थ अलग होगी। ठीक है। जो इंसान रेलेवेंट या इररेलेवेंट है पर लाइफ में पर्पस नहीं है कि करना क्या है, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। राइट। प्रॉब्लम रेलेवेंस के बाद पर्पस की है, लैक ऑफ पर्पस। देखिए सर, जो मेरे को समझ आया, मैं भी आपकी उम्र के आसपास ही हूं जी, और मेरा पर्सपेक्टिव है, जब तक इंसान डेस्टिनेशन पे नजर रखता है ना सर, तब तक वो परेशान रहता है। ओके।
कि मुझे यहाँ पहुंचना है। जब तक इंसान रास्ते के मजे लेता है तब तक वो खुश रहता है। एक वर्ड है फैटी लीवर। बिल्कुल है। लीवर का आपने बताया कि लीवर हमारे सारे जितने भी बैड चीजें हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं उन सबसे फाइट करता है। फैटी लीवर किस स्टेज में बन जाता है? फैटी लिवर की डेफिनेशन है जब भी आपके लिवर का एक सेल होता है सर, हेपेटोसाइट्स। ओके। बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स होते हैं लिवर। जब टोटल लिवर के 5% से ज्यादा हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स फैट लेडन हो जाते हैं तो उसे मेडिकली फैटी लिवर बोला जाता है। ओनली 5%? हाँ, अगर आपके टोटल सेल्स में से 5% से ज्यादा में फैट लेडन है तो उसे फैटी लिवर बोला जाता है। ठीक है। अब फैटी लिवर के 4 प्रमुख कारण होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। बट फैटी लिवर इसको बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फैटी लिवर आपके अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाएगा। अच्छा। अल्ट्रासाउंड पे ग्रेडिंग ऑफ फैटी लिवर बिल्कुल अलग तरह से की जाती है। ओके। लिवर के ऊपर एक पर्दा होता है जो लंग से सेपरेट करता है, इसे डायफ्राम बोलते हैं। वो डायफ्राम की विजिबिलिटी पे ग्रेडिंग की जाती है। सो यू मीन टू से कि जो फैटी लीवर होता है और एक जो नॉर्मल लीवर होता है वो दिखने में ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके साइज में, उसके वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। होने लग जाता है जैसे जैसे फैट बढ़ता है। ओके। तो जैसे आपने बताया कि 5% अगर वो सेल्स आपके बढ़ गए हैं तो वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो मेडिकली फैटी लिवर कहलाता है। मेडिकली फैटी लीवर कहलाएगा। और कितने परसेंट पे आप उसको विजिबली, वो कितने परसेंट में विजिबल हो जाएगा? ऐसा कोई मेजर चीज नहीं है, पर 20 से 30% से ज्यादा जब फैट होने लग जाता है लिवर में तो विजिबल होना लग जाना चाहिए, बट कोई रूल नहीं है इसका। और क्या मेजर रीजंस हैं फैटी लीवर होने के? सर 4 कारण समझ लीजिए आप। ठीक है। सबसे पहले अल्कोहल। ओके। दूसरा मोटापा। तीसरा डायबिटीज। चौथा वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी। ओके। ये 4 मेन कारण है सर बेसिकली। बट जो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो आज की डेट में फैटी लीवर से ग्रसित है, तो उस कंडीशन में तो वो कुछ भी नहीं ले रहा है, ना वो अल्कोहल ले रहा है। नहीं तो या तो ओबीज होगा या लीन नैश होगा। कई जेनेटिक कॉजेज, रेयर जेनेटिक कॉजेज ऑफ फैटी लिवर होते हैं, कुछ जीन जैसे हैं जिनकी म्यूटेशन से आपको लीन नैश होता है। लीन नैश मतलब आप मोटे नहीं है, बट आपके विसरल एडिपोसिटी है। विसरल एडिपोसिटी का मतलब है कि फैट की परत आपके लिवर के ऊपर जमी हुई है। तो ये छोटे बच्चों को भी हो जाता है? सर आजकल होने लगा है, अच्छे दिन की बीमारियां हैं। रीजन? सर बच्चे भी ओबीज हैं आज के टाइम में। इट्स एन एज ऑफ व्हाट डू यू कॉल जंक फूड। इट्स एन एज ऑफ कमर्शियल सप्लीमेंट्स इन द जिम। इट्स एन एज ऑफ स्टेरॉइड्स यूज इन द जिम। बहुत सारी चीजें हैं और यंगस्टर्स भी इन चीजों में पड़ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है। और आजकल देखिए वीडियो गेम्स इतनी हो गई हैं। पहले जब हम छोटे थे हम क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। आजकल बच्चा स्क्रीन टाइम ही बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे डेफिनेटली बच्चे भी मोटे हो रहे हैं, बच्चे भी सेडेंटरी हो रहे हैं। स्कूल में भी आईपैड्स यूज होते हैं आज के टाइम पे। डेफिनेटली जो आउटसाइड एक्सपोजर है वो कम हुआ है। मेरे स्क्रीन टाइम का, मेरे फोन देखने का फैटी लीवर से क्या कनेक्शन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। ओके। अगर बच्चे 10 घंटे स्क्रीन पे हैं तो खेल भी तो नहीं रहे हैं। ओके, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बिल्कुल फैट उनकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है। बिल्कुल। अब आप बताओ ना, 8 घंटे तो सो गए आप, 16 घंटे बचे, 8 घंटे स्कूल में चले गए, 8 घंटे बचे, 4 घंटे वीडियो गेम खेल ली, 2 घंटे खाने पीने में गया, टाइम कहाँ बचा? नहीं, खाने पीने में तो फोन कंपलसरी है। नहीं तो कहाँ पे टाइम बचा ना सर, समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो टाइम बदल गया है। आज नेबरहुड, अब तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप बाहर रहते हैं तो आपके साथ थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। दिल्ली में तो नेबरहुड में भी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं, नेबरहुड दिल्ली में है कहाँ? मेरे को इस फ्लैट में रहते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, मेरे को नहीं पता बगल में कौन है, सामने कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, किसी भी बंदे को मैं नहीं जानता। कम्युनिटी लिविंग नहीं है तो अगर आपका बच्चा भी होगा यहाँ पे तो किसके साथ खेलेगा, है ना? तो कोई अपने आप को रास्ते निकालने पड़ेंगे। या तो आप कोई डांस क्लास में डालोगे, स्विमिंग क्लास में डालोगे तो ठीक है, नहीं तो आप बिजी हो, आपकी वाइफ बिजी है, तो बच्चा वीडियो गेम खेलेगा या फोन देखेगा। बिल्कुल। तो उससे मेंटल हेल्थ तो छोड़ो, उसकी लाइफ तो सेडेंटरी हो गई ना। और पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स बिजी हैं, तो पिज्जा भी आएंगे घर पे, बर्गर्स भी आएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स भी आएंगे, तो उससे वेट गेन और होगा। राइट। तो यही पूरा गेम है। तो एक फैटी लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? सर सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो सबसे ज्यादा है वो है आपको वेट लॉस करना है। आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेटेड बाय वेट इन केजीज बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, हैज टू बी लेस देन 27। सपोज आपका वेट है 70 किलो, आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो 70 डिवाइड बाय 1.7 का स्क्वायर, तो 70 डिवाइड बाय 2.89, तो ये अराउंड आएगा। 2.9 डिवाइड करेंगे अराउंड 27 के आसपास आएगा। तो ये आइडियल होगा। मतलब या मोटा मोटा बोले आपकी और हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 शुड बी योर मैक्सिमम वेट। अब जैसे आप मस्कुलर है तो आपका वेट ज्यादा हो सकता है पर आपका फैट कम हो सकता है।
तो बॉडी फैट परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं आपको समझाना। इंडियन पॉपुलेशन में जैसे जैसे एज बढ़ती है पेट बढ़ता है और हाथ पतला होता जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेट नहीं बढ़ना चाहिए और हाथ मोटा होना चाहिए। इस पे सर मेरा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था, 2-3 साल मेरे को हो गए, वो किसी फॉरेनर ने वो आर्टिकल लिखा हुआ था, मुझे नाम उसका याद नहीं है। ही सेड, उस आर्टिकल का नाम था गेहूं की तोंद, कि इंडिया में लोग इतना ज़्यादा गेहूं का आटा कंज्यूम करते हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है आपका पेट निकलने का। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है ना बस। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? अगर आप 100 ग्राम किसी चीज़ के खा रहे हैं तो आपका शुगर स्पाइक कितना हो रहा है, ये हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है। तो जैसे शुगर स्पाइक होता है आपको इंसुलिन बढ़ता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो सबसे पावरफुल एनाबॉलिक हार्मोन है, जो जोड़ता है आपकी सारी कैलोरी को, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है, लिवर पे डिपॉजिट करता है। समझ रहे? Okay. तो डेफिनेटली विद ईयर्स अगर आप हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और इंडिया में जितना मैंने अपनी सोसाइटी को देखा है, ओवर ईटिंग भी अच्छी खासी लोग करते हैं। बहुत ज्यादा खाने बैठते हैं तो 6 रोटी भी खा जाते हैं लोग। मैं तो मतलब 6 से 8 रोटी खाते हुए भी देखा है लोगों को तो एक बारी में। वो तो डिपेंड करता है किसकी डाइट कैसी है, किसका डेली डाइट कैसी क्या सर, तो आपको उसका कंपोनेंट आप देखो ना, कितना हाई कार्ब, कितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। तो विद टाइम जैसे आप जैन हैं तो आप सेमी बनिया हो एक तरह से। एग्जैक्टली, सेमी बनिया नहीं, प्योर बनिया। हाँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ तो है। बनिया ब्राह्मण समाज की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अब जब मिलते हैं रिलेटिव्स तो क्या खाया जाता है? मीठा, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, रसगुल्ले। इससे क्या होगा सर? आप गेहूं को बोल रहे हो, इस सब से क्या होगा? आपने एक बात समझिए सर, मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाता हूँ। ठीक है, आप बनिए हैं तो आपकी भाषा में समझा देता हूँ जी। आपकी एक जमा पूंजी है, सेविंग्स, आपका एक खर्चा है। आपका सबसे बड़ा एम लाइफ में क्या है? कि आपका खर्चा चले और आमदनी से, हाँ, जमा पूंजी टच ना हो, वो बढ़ती रहे। हाँ, बढ़ती रहे, एटलीस्ट वो टच ना हो। एग्जैक्टली, है ना? जो मेरा खर्चा है, जो भी मेरा खर्चा है, गाड़ी का, घर का, बीवी का, बच्चे का, मेरा ऐशो आराम का, सब कुछ आमदनी से हो, और आमदनी से फिर भी कुछ बचे और जुड़े। राइट। अब पैसे को हटा दीजिए कैलोरी से। ठीक है, आपका एक सेविंग कैलोरी अकाउंट है, आपकी एक आमदनी है, आपका एक खर्चा है। अब आपका बिल्कुल उल्टा एम होना चाहिए। ओके, कि आपकी आमदनी कम हो, खर्चा ज्यादा हो, और जो खर्चा हो वो जमा पूंजी से हो। समझ रहे हैं? तो जब आप डाइट कह रहे हैं 6-8 रोटी आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो जमा पूंजी बढ़ रही है। आप मिल रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, आप उसके साथ भुजिया खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, तो आपकी जमा पूंजी बढ़ रही है ना। राइट। तो आपकी जमा पूंजी टच ही तब होगी जब आमदनी कम होगी, नहीं तो होगा ही नहीं ना। हेल्थ का ये लेसन एक बनिया की नजर से बहुत शानदार लगा। इस पे सर मेरा एक पॉइंट है, आपने बताया कि आपकी बॉडी को ना 6 रोटी 8 रोटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमारी बॉडी को कितनी रोटी की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि सबका फिजिकल लेबर अलग है। सर रोटी पे क्यों फंस गए हम? ओके, रोटी कहाँ से आई दुनिया में? रोटी गेहूं से आई। हाँ, गेहूं से आई। आपकी जिंदगी में कैसे आई? मेरी जिंदगी में तो घर से आई, मतलब किचन में जो बनी रोटी वो आई, जो माँ बाप ने बताया। आपने सांप खाया कभी? सांप नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारे समाज में सांप नहीं खाया जाता है। आंसर कर दिया ना। ओके। आपको आपके हाथ में था कि आप इस परिवार में पैदा हो गए? नहीं। अगर आप चाइना में पैदा होते तो, कोरिया में पैदा होते तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप रोटी नहीं खा रहे होते। हाँ, तब तो रोटी नहीं खाता। फिर आप ये नहीं पूछते 6 से 8 रोटी चाहिए, फिर आप पूछते 6 से 8 सांप चाहिए कि नहीं चाहिए। ये अक्वायर्ड टेस्ट है। ओके। और अगर हम समझ पा रहे हैं सर मुझे 6 से 8 रोटी से दिक्कत नहीं है, आप 4000 कैलोरी बर्न कर लो, आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चा होना चाहिए ना। ओके, मतलब जितना आपकी आमदनी 98 खर्चा रुपया होना चाहिए खाने के मामले में, और पैसे के मामले में उल्टा होना चाहिए। वो तो आपको पता ही है, आपको बेटर कौन बताएगा। Exactly. आपकी भाषा में ही समझाया ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूं तो जितना आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उससे ज्यादा आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। अगर नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है, आप एक मेल हैं और आपका अराउंड 38 इंचेस से ज़्यादा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है अम्बिलिकस पे, फीमेल हैं 34 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप अनहेल्दी हैं। ओके। तो आपका खर्चा ऑफ कैलोरीज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई एक बंदा फिट है, उसकी बॉडी में कोई ज्यादा फैट नहीं है, बैलेंस मेंटेन कर सकता है, बट जनरली फिट इसीलिए होता है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस में रहता है। उसका प्रोटीन इंटेक अच्छा होता है, उसका फाइबर इंटेक अच्छा होता है, उसकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, वो पहले ही वो मेंटेन कर रहा होता है।
सर ऐसा नहीं आप बोल सकते ना, आप अमीर हो और आपकी सेविंग अच्छी नहीं है। तो अगर आप अमीर इन टर्म ऑफ कैलोरीज हो, मोटे हो, तो आपकी सेविंग अच्छी है ना। राइट। लेकिन मैक्सिमम लोग सर, एक चीज मैं देखता हूँ, बंदा बहुत मोटा है, 100-150 किलो का वेट हो गया है, उसकी जब आप डाइट पे जा रहे हो तो वो 1 रोटी शाम को खा रहा है, 2 रोटी शाम को खा रहा है। सर देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ओवर द इयर्स क्या किया है इंसान ना, गिनता नहीं है। क्या नहीं करता है? गिनता नहीं है। ओके। जो 50 साल की लेडीज हमारे पास आती हैं, जो इतनी मोटी होती हैं, इनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ। तो हमसे पूछते हैं लास्ट 30 साल में आपने कितने समोसे खाए हैं, गिन के आओ जरा। 30 साल में जरा 20 साल की फोटो दिखाओ अपनी, तो 20 साल पे आप कैसे दिखते थे? 20 साल पे तो आप 40 किलो के थे, आज आप 100 किलो के कैसे हो? कंपाउंड हुआ ना सर आपके भाषा में। सर 7700 किलो कैलोरी का जब पॉजिटिव बैलेंस होता है तो 1 किलो वेट बढ़ता है। ठीक है। 7700 किलो कैलोरी का नेगेटिव बैलेंस होता है तो 1 किलो वेट कम होता है। ये नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये वही है, गल्ले की बात है सर आपकी, प्योर। समझ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। मतलब इससे बेटर मैं ये कैलोरी काउंट कम करना या कैलोरी काउंट इंक्रीज करना मैं नहीं समझ सकता था एज ए बनिया। तो आपकी भाषा में समझा दूंगा। अच्छा सर, अल्कोहल की आपने बात की कि फैटी लीवर में अल्कोहल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि मैंने जहाँ तक बहुत सारे डॉक्टर से सुना है कि 60 ml अल्कोहल तो दवाई है, मेडिसिन है, और 60 ml अगर आप ले रहे हो तो आप तो कुछ बीमार हो गई नहीं। सर देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। फॉर अ पर्सन हु हैज सोशल इन्फ्लुएंस, यूजिंग दीज टर्म्स आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अल्कोहल में ना एक टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर आप 60 ml आज ले रहे हैं, आपको 60 ml में आज अच्छा लग रहा है, ठीक है, पर 6 महीने साल भर बाद आपको 60 ml में कुछ नहीं लगेगा, फिर आपको 120 ml चाहिए होगा, फिर आपको 360 ml चाहिए होगा। तो ऐसे करके आपका टॉलरेंस बढ़ता जाएगा, आपका नशा कम होता जाएगा, पर आपका लिवर इंजरी बढ़ती जाएगी। एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा। मैं एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट नहीं कर सकता। तो मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, इवन 1 ml ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर योर लिवर। हमारे साथ ऐसा हुआ है सर। ओके। कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स ने फैमिलीज को बोल दिया कि नहीं आप हफ्ते में 1 बार पी लिया करिए, तो 2 साल बाद उसकी वाइफ ने आके गालियां भी निकाली डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है मैं तो 1 बार पीने को बोला, तो कहते वो तो 2 साल में फिर हर रोज पीने लग गया, वो तो मर गया शराब पी पी के। वो तो हर रोज सोचता था आज नया हफ्ता है, नया हफ्ता है। समझ रहे हैं? तो आप किस पोस्ट पे बैठे ना सर, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी आपके एक बहुत पॉपुलर पॉडकास्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन को इतनी सारी पब्लिक आउटरीच मिली थी, इतनी पिटाई हुई उनकी पब्लिकली। राइट। क्यों हुई? क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या बोल रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, लोग सुन रहे हैं, जनरेशंस खराब हो सकती है सुन के। जनरेशन भी खराब हो सकती है। फिर एक सर चीज होती है ना, आपकी बात सुन के इंसान कितना कितना गलत करेगा, अपने पेरेंट्स से लड़ेगा, क्योंकि आप तो हीरो हो सकते हो ना किसी के। एग्जैक्टली। मैक्सिमम लोग, क्योंकि जो आज की सोच है वो तो नेगेटिव तुरंत कैप्चर करती है। बिल्कुल। और इस पे मेरा एक से ये भी है कि रावण वाला काम करे तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे फिर भी, लेकिन रावण वाला काम करे तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, एक्सेप्ट करने से ज्यादा प्रॉब्लम है ना, काफी सारे एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी भी तो खराब कर लेंगे। तो आपकी टॉपिक पे आते हुए, जिस भी डॉक्टर ने आपको बोला दोस्ती यारी में बोला तो ठीक है, पेशेंट को ना बोला हो ऐसा तो ज्यादा बेटर है। बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स भी रहते हैं वो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। सर देखो ऐसा है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यू नो कंज्यूम अल्कोहल। या आई नो, मतलब आप समझ रहे हो, इसलिए हाँ, डेप्थ है कि आप जिनको जानते हो वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आप जिनको जानते हो वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। डॉक्टर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी उसे जिस तरह देखे, उसकी भी अपनी लाइफ है, उसके भी अपने बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ है, राइट? तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है वो जरूरी नहीं है। ठीक है। बट वो एक पेशेंट को क्या बोल रहा है और क्या सही है क्या गलत है उसे खुद को पता है कि नहीं पता, वो बहुत जरूरी है। इस पे सर मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता कि अगर डॉक्टर अल्कोहल पी रहा है तो अल्कोहल पीना ठीक है। देखिए ऐसे कुछ लिमिट्स हैं जो सेफ ड्रिंकिंग कहलाई जाती हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पब्लिकली सेफ ड्रिंकिंग की बात मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से वो एक अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो घर बर्बाद करती है, बर्बाद कर रही है। हाँ, तो इसलिए इसको प्रमोट करना ऑन अ पॉडकास्ट इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। आई टोटली एग्री। वन मोर थिंग मैं इस पे ऐड करूंगा कि जब डॉक्टर्स को लोग देखते हैं ना, सपोज करिए जैसे आपने बताया, आपने बात की सेफ ड्रिंकिंग की,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी डॉक्टर होगा उसके बारे में पता होगा और वो वही प्रोसीजर फॉलो कर रहा होगा। बट जो उसको देखने वाला बंदा है ना, सपोज करो मैं आपको देख रहा हूँ, आपने इस कप में कॉफी की जगह ड्रिंक ली हुई है, अभी तो फिलहाल कॉफी है, नहीं वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरी जो नजर होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी कि यार डॉक्टर साहब जब पी सकते हैं तो यार मैं तो पी सकता हूँ ना यार। डॉक्टर साहब को तो पता होगा कि ये नुकसान नहीं कर रही तभी वो पी रहे हैं, लेकिन वहां पर मुझे ये नहीं पता होगा ना कि डॉक्टर साहब किस प्रोसेस के थ्रू पी रहे हैं। तो वहां पे जो मेरा इन्फ्लुएंस होगा ना वो बहुत इस लेवल पे चला जाएगा कि यार शराब तो सारे डॉक्टर्स पीते हैं, थोड़ी मैं भी पी लूंगा तो क्या बुरा हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो भी आई थिंक डॉक्टर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है अगर पी रहा है तो, क्योंकि सर लाइन क्रॉस होते हुए ना पता नहीं लगता है चीजें ऐसी। ठीक है, मतलब इस पे और क्या बात करें, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स शुड नॉट बी डन एंड इट हैज टू बी डिमोरलाइज्ड। राइट, कहानी खत्म। हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक उठाता हूं मैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एक मेजर रीजन है फैटी लीवर का अल्कोहल, बट बहुत सारे केसेस हैं जहां पर बिना अल्कोहल कंजम्पशन के बंदा बिल्कुल दुबला पतला भी है, उसके बॉडी में कोई फैट नहीं है, उसके बाद भी वो फैटी लीवर से ग्रसित है। सर दुबला पतला और फैटी लिवर तो लीन नैश हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, उसके कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में आपको बताया था, इट्स अ वेरी अपकमिंग डिजीज और ऐसा बोला जाता है 2035 तक अल्कोहलिक लिवर डिजीज से ज्यादा कॉमन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का सिरोसिस हो जाएगा इंडिया में। अच्छे दिन की बीमारी है सर, अच्छे दिन की बीमारी, हाँ, मोटापे और डायबिटीज की बीमारी है। इसमें क्या है कि धीरे धीरे करके सेम चीज सर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हम तब से बात कर रहे हैं वही बात है। आपका कैलोरी काउंट ज्यादा है, आपका एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस ज्यादा है, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आपको डिसलिपिडीमिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सब चीजें हैं जो, अब देखिए लिवर क्या है, लिवर आप जो खा रहे हैं, ठीक है, एक्सेस में लिवर पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है। आप शराब पी रहे हैं तो अल्कोहलिक फैटी लिवर है, नहीं पी रहे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, ठीक है, ठीक है। एक लिमिट है लिवर की फैट एक्यूमुलेट करने की, वो लिमिट क्रॉस हुई तो फैट लिवर से बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकला तो ब्लड में आया, गॉल ब्लैडर में गया तो गॉल स्टोन बन गए। ओके, आपकी आर्टरी में डिपॉजिट हुआ, आर्टरी का डायमीटर कम हो गया, आपको बीपी हो गया। आर्टरी का डायमीटर कम हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपको डायबिटीज हो गया। हार्ट में जाके डिपॉजिट हुआ, आपको हार्ट अटैक हो गया। दिमाग में डिपॉजिट हुआ, आपको स्ट्रोक हो गया। तो फैटी लिवर सिर्फ लिवर के लिए जरूरी नहीं है, वो रास्ता है इतनी सब बीमारियों का, क्योंकि सबसे पहले जो फैट का ब्रंट ले रहा है बॉडी में वो लिवर है। जिस दिन लिवर का फैट एक्यूमुलेट करने की लिमिट खत्म हो जाए या औकात पार हो जाती है, उस दिन वो फैट स्पिल ओवर हो जाता है। जब वो स्पिल ओवर, तो फैटी लिवर एक विंडो है इतनी सारी बीमारियों का। तो अगर आप फैट को उस लेवल पे बर्न करेंगे, ये लाइफस्टाइल बीमारी है सर। जैसे हमारी एक रील शायद 25 मिलियन क्रॉस कर गई है अब तक। फैंटास्टिक। जो मैंने पहले पॉडकास्ट में अपने बोला था कि ब्लैक कॉफी लिवर फैट को मेल्ट कर सकती है, ऐसी स्टडीज हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है, जो इतने सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर आप फैट लूज नहीं करोगे तो ब्लैक कॉफी हेल्प नहीं करेगी। जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का, वो फैट लॉस है, वो वेट लॉस है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो कैलोरी डेफिसिट में खाना है, वो मीठा मैदा तला हुआ अवॉइड करना है, वो प्रोसेस्ड फूड जो पिज्जा बर्गर फ्राइड फूड समोसा वो अवॉइड करना है, हाई सैलेड हाई फाइबर डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। आपको व्हीट को रिप्लेस करना चाहिए ज्वार से, रागी से, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। यस, मिलेट्स, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। इस सब से, एक्सरसाइज करने से, कैलोरी डेफिसिट में रहने से, वेट लूज करने से, इंच लॉस करने से, वो है फैटी लिवर का ट्रीटमेंट। उसके साथ यस, ब्लैक कॉफी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस जो आपका फैटी लिवर को मेल्ट कर सकती है। बट आप चाहते हैं ब्लैक कॉफी पी के हो जाए, तो नहीं होगा। सिर्फ ब्लैक कॉफी से नहीं होगा। हाँ, आपको लग रहा है दवाई से हो जाएगा, नहीं होगा। ये लाइफस्टाइल बीमारी है। तो अगर आपको फैटी लिवर ठीक हुआ तो आपकी बॉडी में फैट कम हुआ, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया, आपका बीपी कंट्रोल में आ गया, आपको हार्ट अटैक का चांस कम हो गया, आपको स्ट्रोक का अटैक कम हो गया। आप अब फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में पीसीओडी इतना कॉमन है। पीसीओडी क्या है? फैटी लिवर ही तो है। एक तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर है सर। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो फैटी लीवर की जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो एक वो बहता हुआ पानी है कि उसको जहां रास्ता मिलेगा वो वहां जाके, मतलब बढ़ लिमिट क्रॉस जब हो जाएगी तो वो जहां, मतलब वो बहता हुआ पानी कि वो तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं बनाएगा। बिल्कुल। और वो बॉडी की जिस पार्ट पे जाके स्टोर होगा वहां से वो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करेगा। बिल्कुल करेगा। और अभी आपने 4-5 बीमारियों का नाम लिया, एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर।
तो ये भी इसका एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली, क्योंकि मेटाबॉलिक हिट्स होते हैं ऐसे, और देखा गया है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में जब सिरोसिस हो जाता है तो हेपाटोसेलुलर कैंसर, जो लिवर कैंसर है, उसके चांसेस बढ़ते हैं। ओके। तो यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इस सब से बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। फैट में एक चीज और आती है, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्योंकि हर पर्सन का मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। सो मैंने जितना पढ़ा है कि जिसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होता है वो उसकी बॉडी फैट जल्दी बर्न करती है, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है उसकी बॉडी फैट जल्दी कंज्यूम कर लेती है। सर देखो ऐसा है, मैं आपको मेडिकली बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका थायराइड फंक्शन कैसा है। ओके। थायराइड फंक्शन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करता है। सपोज आपको थायराइड की बीमारी है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप वेट गेन भी ज्यादा करेंगे। सपोज आपको हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको भूख भी लगेगी और आप वेट गेन भी नहीं करेंगे। तो एक चीज ये हो गई। अगर आपका थायराइड ठीक है तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट डिसाइड आपकी लीन मसल करती है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म तेज करना है, आप लीन मसल गेन करिए। और जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाके 100 किलो का बेंच प्रेस मारिए। आप योगा कर सकते हैं, आप दंड बैठक कर सकते हैं, आप पुशअप्स मार सकते हैं, आप सिटअप्स मार सकते हैं, आप फ्री वेटेड स्क्वाट्स मार सकते हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हैं, आप लीन मसल मास गेन करिए। अब आप जैसे एज आपकी बढ़ रही है, सपोज आप फीमेल हैं, आपको मीनोपॉज हो गया है, आप मेल हैं जो ओल्ड हो रहे हैं, तो आप सब तरह की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट आप कुछ तो कर सकते हैं। राइट। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप पुशअप्स 2 पुशअप्स तो मार सकते हैं। एग्जैक्टली। 60 साल का आदमी भी 2 पुशअप्स मार सकता है आराम आप से। बैडमिंटन खेल सकते हैं। मतलब बैडमिंटन तो ऐसी गेम है जो हर कोई खेल सकता है। हर कोई खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है। मैं नहीं कह रहा ना पुलेला गोपीचंद बन जाइए। खेल सकते हैं ना, हिल तो सकते हैं। आप बैठ के स्क्रीन ही देखते रहेंगे और इंस्टाग्राम रील्स ही स्क्रॉल करते रहेंगे और यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे तो फिर गेम नहीं बनेगी ना। कितनी मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी से आप अपने कितने बड़े बड़े रिस्क बॉडी के, लाइफ के रिकवर कर सकते हैं। मेरा 2 साल पहले 105 किलो वेट था। आपका? मैं नहीं मान रहा। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा अभी। 40 इंच कमर थी मेरी। मैं वही चेक कर रहा हूँ अभी, मैं कमर ही देख रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि 105 किलो आपका वेट था। अब आई गेस आपका मतलब 80 के से नीचे होगा। 70 है। 2 साल में आपने 35 केजी, 2.5 साल में 35 केजी आपने लूज कर लिया। 80% डाइट, 20% फूड, 20% एक्सरसाइज, 20% और 80% आपकी डाइट। डाइट में क्या आपने? मैं सर वो प्रमोट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो इतना हेल्दी नहीं है कि 2 साल मैंने अनाज नहीं खाया था। नो चावल नो रोटी। 2 साल? 23 और 24, 1 जनवरी 2023 को शुरू किया था। अच्छा। और वो स्टार्ट भी ऐसे हुआ था, किसी पेशेंट ने मुझे बोला था कि आप भी तो मोटे हैं सर। हाँ। तो मैंने कहा था कि मुझे फैट लूज करना पड़ेगा। तो यस, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब द पॉइंट इज कि जो करना चाहता है ना वो कर लेता है, क्योंकि मेरे को भी अपने आप को प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूँ। बट स्टिल आपको भी एक मोटिवेशन लगा कि वो जब आपके पेशेंट ने आपसे बोला तब आपको वो मोटिवेशन आया कि यार अब मुझे करना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे लगा कि मैं, क्योंकि इतना कॉमन हो गया फैटी लिवर और इतना कॉमनली पेशेंट आते हैं, तो उन्हें बोलते हुए अगर आप फिट होते हैं तो पेशेंट पे असर पड़ता है। आपके वाली बात कि अगर पेशेंट देख रहा है कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके लिए वो चीज अच्छी है। अगर पेशेंट देख रहा है फिट है तो उसका मन भी कर रहा है मैं फिट हो जाऊं। हाँ, वो आपको देख रहा है कि आप सर देखो, मतलब ये वाली बात है ना कि डॉक्टर मोटा है और वो कह रहा है पतले हो जाओ, तो बाबा वाली बात लगती है। करनी और कथनी में अंतर हो जाता है ना। फिर तो वो आशाराम वाली चीजें हो गई। मतलब लेट्स नॉट नेम एनीवन, बट तो अगर आप जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी है। राइट। अभी सर आपने एक फूड बताया मेरे को कि ब्लैक कॉफी है जो फैटी लीवर को कम कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कौन से फूड हैं जो हमको कंज्यूम करने चाहिए अपने फैटी लीवर को हेल्दी लीवर में कन्वर्ट करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए सर, हल्दी बहुत अच्छी है। हल्दी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आप लगातार हल्दी कंज्यूम कर रहे हैं अच्छे अमाउंट में, मतलब अपने खाने में डली हुई है, अलग से खाने को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है। लहसुन बहुत अच्छा है। अदरक अमेजिंग है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सर, पालक, मेथी, फ्रूट्स, एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 2 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स ट्वाइस अवे। बनानास, गुआवास, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, जितना कलरफुल फ्रूट हो उतना अच्छा है। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ये चीजें हैं सर। एग्स अगर आप खाते हैं तो बहुत बढ़िया है। सी फूड अगर आप खाते हैं तो, मैं किसी को कुछ को खाना प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो ये सब बहुत अच्छा है।
मैं वो बता रहा हूँ जो साइंस कहती है। आपने ठीक है। पूछा क्या ऐसे फूड्स हैं जो लिवर हाँ। के लिए अच्छे हैं, वो बता रहा हूँ। इस पे मेरा एक सवाल और है। सपोज समवन है जो जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वो मतलब थोड़ी बहुत अल्कोहल भी कंज्यूम कर लेता है, थोड़ा स्मोकिंग भी कर लेता है, थोड़ा प्रोसेस फूड भी खा लेता है, उसके साथ साथ वो इन चीज़ों को भी कंज्यूम कर रहा है, वो एक बैलेंस बना के चल रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको क्या कभी फैटी लीवर की शिकायत आ सकती है? सर देखो, पहली बात तो एक ये चीज समझते हैं कि देयर इज ओनली वन रूल इन मेडिसिन, दैट देयर इज नो रूल। ओके। किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। हम बस अपनी कैलकुलेशन बिठा सकते हैं, बट हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है ना जो इंसान भी नहीं बना पाया। इंसान ने क्या क्या बना लिया, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग बना पाया इंसान? नहीं बना पाया। ये ऐसी कुदरत की देन है, ऐसी चीज है कि कोई समझ भी नहीं पाया पूरी तरह। आपके आयुर्वेद होम्योपैथ क्यों चलते हैं आज के टाइम पे, बाबा क्यों चलते हैं? क्योंकि साइंस के पास सारे आंसर नहीं है, और साइंस ये मानने को तैयार है कि मेरे पास आंसर नहीं है। तो जहां पे आंसर नहीं है वहां पे ये सब साइंसेस आ जाती हैं कि हम करके दिखाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ। तो आपकी ये सवाल पूरी तरह आंसरेबल नहीं है कि उसको होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे तो सर हमारे इतने मरीज जो कहते हैं मेरा ताऊ तो गांव में बैठ के 1 बोतल विस्की हर रोज पीता, उसको तो आज तक कुछ ना हुआ, मेरे को कैसे होगा? इन बातों का कोई जवाब नहीं है सर। These cannot be answered. नहीं तो इन चीजों को आप कैसे आंसर करते हो? मतलब सपोज अगर जो पेशेंट ने आपसे ऐसी चीज बोली ना, तो फिर आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हो क्या नहीं सही सर, है? देखो ऐसा है, मैं तो ये बोल सकता हूँ उसको कि हो सकता है तू भी हर रोज एक विस्की पिए और तुझे भी कभी कुछ ना हो। हाँ। और हो सकता है 2 साल में मर जाए, और वो जिम्मेदारी तेरी है। तेरे ताऊ को कुछ ना हुआ इसका मतलब ये नहीं है तेरे को कुछ ना होगा, क्योंकि उनकी बॉडी का फंक्शन अलग है। जो भी है whatever it is। ये तरीका नहीं है पता करने का कि मैं शराब पीऊंगा तो मुझे लिवर डिजीज होगी कि नहीं होगी। ओके। किसी के पास नहीं है ये तरीका, ये पक्का है। अच्छा। तो बैलेंस वाली जो मैंने आपसे बात बोली, तो जो लोग तो नहीं बैलेंस कर- करना चाहिए। हाँ। पर आप सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा कि उसका वेट कैसा है। ओके। वेट मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है इन चीजों में। लीन मसल मास कैसा है, फैट कितना है, वेस्ट सरकमफ्रेंस कितना है। ठीक है। एक क्योंकि जो बीमारियां बॉडी में आपकी आती है ना, वो आई गेस मैक्सिमम 30 to 40 ईयर्स में आपकी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, फिर वो टाइम टू टाइम ग्रो होती हैं। हाँ तो सर देखो, अब बीमारी का एक बहुत सारी चीजें हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। और जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं कि आपके पापा को कोई बीमारी होगी, मम्मी को होगी तभी आपको होगी। कुछ जीन्स होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं, कुछ जीन्स होती हैं एक्सप्रेस नहीं होती, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। अब डायबिटीज जो बीमारी है 2 तरह की होती है। अच्छा। टाइप 1 डायबिटीज यंगस्टर्स की बीमारी है, टीन्स में होती है। ये बहुत पतले होते हैं, ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस है जिसमें आपकी इम्यूनिटी पैनक्रियास को मारती है। टाइप 2 डायबिटीज मोटापे की बीमारी है, वो 30s-40s में आती है। धीरे धीरे करके आप वेट गेन करते हैं, आपका मिड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बढ़ता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपको डायबिटीज होता है। यही वो डायबिटीज है जो फैटी लिवर कराती है। सर एक सब्सटेंस है जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और मुझे नहीं पता गवर्नमेंट उसके बारे में बात क्यों नहीं करती है, पामोलिन ऑयल। आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखो जिसपे हम लोग को बहुत सालों से भरोसा है, हल्दीराम, ब्रिटानिया, जो भी आपके माइंड में आएंगे, जिन्होंने अपनी एक बहुत वाइड लेवल इमेज बनाई हुई है आपके माइंड में, जब भी आप उनके पैक्ड फूड को पलट के देखोगे ना, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट या सेकंड इंग्रेडिएंट आपको पामोलिन ऑयल मिलेगा। इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ये इंग्रेडिएंट कितना हमारी बॉडी में हेल्प करता है फैटी लीवर जनरेट करने में? नहीं वो तो है, ये तो मतलब आई थिंक रिफाइंड ऑयल है, और वन ऑफ दी मेजर सोर्स ऑफ फैटी लिवर कह लो, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह लो, या मोटापा कह लो, किसी भी तरह अच्छा नहीं है। सैचुरेटेड फैट में बहुत ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैट्स कम है, ओमेगा 3 बिल्कुल कम है, रिफाइंड है, कोल्ड प्रेस नहीं है। 2 तरह के ऑयल होते हैं, रिफाइंड और कोल्ड प्रेस ऑयल। हमारे लिए जो भी है वो कोल्ड प्रेस ऑयल ही होना चाहिए अगर हम हेल्थ की बात करें तो। ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये 5 कोल्ड प्रेस ऑयल है। पाम ऑयल और ये जो सारे वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं, सोयाबीन ऑयल, इनके मेजर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स। ये तो सर मौत है। अच्छा, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज हाईली कंडेमेबल। ओके। मतलब जो रिफाइंड ऑयल्स की यूजेज है, अगर मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कितने भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो उनकी किचन में कौन सा ऑयल यूज हो रहा है ये आज के टाइम पे जानना बहुत जरूरी है। और ये जो 5 ऑयल मैंने आपको बताया, जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स होते हैं, जो लो टेम्परेचर पे, जो हाई इन ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, हाई इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये ऑयल्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी नेचुरल डेली लाइफ में इंक्लूड करना।
बट मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज, आप बोल रहे हो कोई एक डेथ है, डेथ का सिग्नल है, तो फिर सिग्नल नहीं, मतलब गलत चीज यूज हो रही है, गलत चीज यूज हो रही है। क्यों इतने मास लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है? क्या मतलब गवर्नमेंट हमारी ध्यान नहीं दे रही है, या जो एक बेसिक प्रोसीजर है इंडिया में किसी भी फूड प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, वो है फसाई लाइसेंस। और फसाई को हम लोग अहमियत तो बहुत देते हैं कि भाई आपको अपने लेबल पे फसाई का नंबर लिखना है, हर चीज़ आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, जो हमें मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको आप अप्रूव कर रहे हो। सर देखो, नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, टू वेरी ऑनेस्ट। मेरे को प्रोसेस नहीं पता। नहीं, आपको प्रोसेस नहीं पता, बट आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, इसलिए क्योंकि आप एज ए डॉक्टर। नहीं, गलत तो है पाम ऑयल यूज होना, मैं वो मना नहीं कर रहा, हाँ, पर लाइसेंस क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे को पता नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। ओके, ये बोल रहा हूँ। गॉट इट। दूसरी चीज सर, एक मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ में सीखी है, मैं मास्टर बन चुका हूँ माइंडिंग माई ओन बिजनेस का। ठीक है, मुझे किसी भी दूसरे इंसान से ना कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, मुझे अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और मेरे पास बाकी फील्ड के रिलायबल लोग होने चाहिए जो मुझे नॉन कमर्शियल एडवाइस दें। तो जैसे अभी पहलगाम हुआ था, ठीक है, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तेरा इतना बड़ा सोशल मीडिया पेज है, 25,000 फॉलोअर हैं, तूने ना बहुत ज्यादा पहलगाम के बारे में पोस्ट नहीं किया। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं एक सोशल फिगर हूँ, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, और ये काम मोदी जी और अमित शाह का है। राइट। मेरे मरीज को ठीक करना मेरा काम है, तो मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करेंगे, मैं बिल्कुल इंडिया के साथ हूँ। बिल्कुल गलत हुआ, इससे गलत नहीं हो सकता था, बट मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ इससे कुछ सॉल्व होता है, मुझे नहीं लगता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है इस पे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको अच्छा लगता है अपने पेज पे क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पोस्ट जरूर किया, पर मैंने चिल्ला चिल्ला के वीडियोस बना के ये नहीं किया कि नहीं ये गलत हो गया, मैं छाती पीट पीट के बोलूंगा, सब नहीं किया। तो ये फसाई वाली बात है, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट, एंड व्हेन यू डोंट नो एंड यू से दैट आई डोंट नो, आई थिंक दैट इज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट। या, आई गॉट इट, आई कंप्लीटली एग्री। तो सर एक सवाल मेरा इस पे और है कि एक ना सोशल मीडिया पे बड़ी फाइट चल रही है देसी घी और ऑलिव ऑयल को लेके। ओके, आई थिंक इस पे आप अपना व्यू बताइए। सर देखिए, हेल्दी तो ऑलिव ऑयल ज्यादा है देसी घी के कंपैरिजन में। यस, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है, राइट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा है, बट घी अपने आप में बुरा नहीं है। ठीक है, देखिए घी और बटर में, कल ही एक रील पोस्ट करी थी, घी और बटर में घी बेटर है। ओके, लैक्टोज फ्री है, केसीन फ्री है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। बटर भी पूरी तरह बुरा नहीं है, बट आपके सवाल का जवाब है ऑलिव ऑयल डेफिनेटली बेटर है, बट समझिए ऑलिव ऑयल एक एक्सपेंसिव चीज है। नहीं, घी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव अगर आप प्योर ले रहे हैं। वैसे तो आप वो मार्केट वाला उठा रहे हैं तो 400 500 600 रुपए किलो आपको मिल जाएगा, बट जो एक्चुअल घी आप जो प्रॉपर ले रहे हैं ना, वो 2200 रुपए 2000 रुपए पर केजी। ऑलिव ऑयल पर से इज मोर हेल्दी। ओके, घी इज वेरी हेल्दी। मैं घी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं घी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। आई कंप्लीटली एग्री। फ्राइड फूड से मुझे दिक्कत है, मुझे बटर से भी लिमिट में दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? बटर इन एडिक्वेट क्वांटिटी, घी इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ऑलिव ऑयल सब बढ़िया है। आपको मैंने क्या बोला? कोल्ड प्रेस ऑयल, 5 का नाम बता दिया मैंने, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्सीड, सीसम, कोकोनट, मस्टर्ड, सारे बढ़िया, इनमें सबसे बढ़िया ऑलिव है। एक स्टेटमेंट और था इस पे, मैंने सुना था कि अगर आप ऊपर से किसी चीज को कंज्यूम करना चाह रहे हो, यानी कि अगर आपने कोई भी ऑयल है उसको आप बर्न नहीं कर रहे हो, उससे आप कुछ फ्राई नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप घी यूज करिए। अगर आपको दाल में ऊपर से डाल के खाना है, और अगर आपको किसी चीज को फ्राई करना है तो उस कंपैरिजन में आप ऑलिव ऑयल यूज करिए। फ्राइड तुम कहेंगे नहीं ना? अच्छा, ऑलिव ऑयल में भी फ्राइड नहीं खा रहे हम, फ्राइड खाना हमने बंद कर दिया। ओके, हमने फ्राइड खाना ही बंद कर दिया। और अगर उसको ऑलिव ऑयल में भी नहीं, कोई हम नहीं फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा, फ्राई करते ही आपका ट्रांस सिस में कन्वर्ट होता है, आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ते हैं। नहीं, फ्राई नहीं कर रहे हैं। ओके, आज से हम आपके पॉडकास्ट के थ्रू फ्राइड फूड बंद करा रहे हैं सबका। #नो फ्राइड फूड, यस, ये इसकी कैंपेन चलाएंगे, बिल्कुल, एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे और इंडिया को हेल्दी बनाएंगे। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। और इस चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के बाद से जो भी हमारी रील्स आएंगी ना, वो #नो फ्राइड फूड और #हेल्दी इंडिया के नाम से आएगी। डन जी। और शायद अगर ये थोड़ा सा चल गया, रेवोल्यूशन आया, तो बहुत सारे लोगों को हम
डॉक्टर्स के पास जाने से बचाएंगे और डॉक्टर्स की इनकम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, वो तो देखो जो ऊपर वाले ने लिखा है वो आ ही जाएगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नया अमीरों का ट्रेंड चला है, अमीरों के चोचले। अमीरों के चोचलों में एक नया चोचला आया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन करिए कि ये सब कुछ बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। हेल्दी अनहेल्दी की बात छोड़िए, इसका बेसिक एसेंस है कैलोरी डेफिसिट। ओके। अगर आप 16 घंटे नहीं खा रहे और आप 8 घंटे में 4000 कैलोरी खा रहे हैं तो किस बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग है? तो कैलोरी डेफिसिट ही ना। घुमा फिरा के जो मैंने आपको गल्ले की भाषा समझाई थी वही है। आपको जमा पूंजी में से यूज करनी है कैलोरी। तो आपकी आमदनी कैलोरी की, 98 खर्चा रुपया। तो अगर एक सिंपल वर्ड में, एक बनिया की भाषा में कहा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। पूरी तरह नहीं बोलूंगा, बट हाँ इसके पूरी तरह फायदे नहीं है। इससे अच्छा है कि आप बैलेंस डाइट, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर दीजिए। सनराइज और सनसेट के बीच में खाइए, डिनर लाइटेस्ट रखिए, अर्लीस्ट करिए, राइट, और कैलोरी डेफिसिट में रहिए। थोड़ा थोड़ा मल्टीपल टाइम्स खाइए पर कैलोरी डेफिसिट में रहिए। कार्ब्स को फाइबर से रिप्लेस करिए, प्रोटीन से रिप्लेस करिए। कार्ब्स हर तरह से बुरे नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत अच्छे हैं। चीनी को मिटा दीजिए अपनी लाइफ से, शुगर बिल्कुल मिटा दीजिए, फ्राइड फूड को मिटा दीजिए, मीठा, मैदा, तला हुआ हटा दीजिए अपनी। अगर बट किसी को मीठा खाने का शौक है तो क्या शुगर के कोई रिप्लेसमेंट्स भी हैं? सो जैगरी है, हनी है, गुड़ है, बट आई थिंक ओवरऑल अक्वायर्ड है। शौक छोड़े भी जा सकते हैं। और आई थिंक शुगर इफ नॉट मोर देन इज एज बैड एज अल्कोहल। शुगर, एक नया शुगर का सब्सटेंस आया है, रिप्लेसमेंट आया है, आई गेस मॉन्क फ्रूट शुगर। मेरे को नहीं पता, मुझे जाके इसके बारे में रिसर्च करना। अच्छा, मतलब मैंने अभी इसके बारे में रील भी बनाई थी, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। और जैसा आपने बताया कि आपने 5 साल से शुगर कंज्यूम नहीं किया है, मैंने भी अभी 3-4 महीने से कोशिश की है, क्योंकि मैं उस बैलेंस वाला बंदा हूँ कि जो एक्सरसाइज बहुत कर लेता है 2 घंटे, लेकिन उसके बाद में मीठा खाना होता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने आप बनिए हो, आप मीठे के बिना रहोगे। मीठे के बिना रहेंगे नहीं। तो अभी 3-4 महीने से मैंने शुगर बिल्कुल डाउन कर दी। मतलब शुगर इंटेक मेरा ऑलमोस्ट 5% हो गया, जितना मैं कंज्यूम कर रहा था। तो मैंने मॉन्क फ्रूट शुगर से उसको रिप्लेस किया है। टेस्ट सेम है, 0 कैलोरीज है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा ना, एस्पार्टेम, स्टीविया कुछ नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं। एक्चुअली ये एक मॉन्क फ्रूट ना, ये चाइना का एक फल है। अब ये इंडिया के कुछ पार्ट्स में, काइंड ऑफ हिमालय साइड, और ये पैदा हो रहा है। जो फ्रूट्स से, जो नॉर्मल आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर है हमारी, उससे 300 गुना ज्यादा मीठा होता है ये। और इस पे 0 कैलोरीज है। मैं पढ़ के आपको पढ़ के इसके बारे में आप जरूर बताइए, क्योंकि ये ना आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रांड्स इसको 2000 रुपए पर केजी सेल कर रहे हैं। नहीं, मैं इसके बारे में डेफिनेटली आई विल बी मोर अवेयर ऑफ दिस आज ही से। बिल्कुल सर। लास्टली मैं आपसे जो है, सिर्फ एक फूडिंग का आपने कैलोरी काउंट बता दिया एक बनिए की भाषा में, एक उसका पूरा आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर दीजिए कि एक हेल्दी लिविंग के लिए खाने की हमारी टाइमिंग्स और नंबर ऑफ मील्स कितनी होनी चाहिए। सर देखिए, मील्स 2 तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब पर्सनली मैं 1 मील अ डे करता हूँ, ओके। बट अगर साइंटिफिकली जाएं तो कभी भी इतना गैप नहीं होना चाहिए कि आप इमोशनल ईटिंग करें। देखिए होता क्या है कि इंसान कोशिश करता है, मैं फास्टिंग करता हूँ, फिर कुछ स्ट्रेस आता है, ये आता है, वो आता है, फिर इमोशनल ईटिंग होती है। जब वो बैठता है खाने, उस टाइम पे उस इमोशन में वो गिन नहीं पाता। तो जो साइंस कहती है, ब्रेकफास्ट कभी मिस मत करिए, अच्छा ब्रेकफास्ट करिए, और कोशिश करिए कि हर 3 से 4 घंटे में आप इतना खा रहे हो कि आपका पेट पूरी तरह खाली ना हो, कि आपको एकदम भयंकर वाली भूख ना लगे। और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अगर कर सकते हैं सर, तो वो नेचर का एक तरीका है जिसको आपने अमीरों के चोचले इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया है। अगर आप हमारे बुजुर्ग देखेंगे, वो सनराइज पे उठ के शुरू करते थे और सनसेट पे खत्म करके सो जाते थे। ये तो आज भी मेरे घर पे होता है। तो अगर आप सनसेट के बाद नहीं खा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ज्यादा हेल्दी होंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लोएस्ट होता है रात को और फास्टेस्ट होता है सुबह। बायोलॉजिकल क्लॉक है, प्रूवन है ये साइंस। तो आप मॉर्निंग उठिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जितना भी कंज्यूम करना है वो आप शाम को 6-7 बजे तक सनसेट के पहले कंज्यूम कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी काउंट। बिल्कुल। और अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि इससे आप 50% बीमारियों से दूर रहेंगे, या 50% आपका चांस कम हो जाएगा। परसेंटेज तो क्यों बोलनी है, बट हाँ, सिग्निफिकेंटली लेसर चांसेस ऑफ यू गेटिंग फैट
of you having fatty liver, significant lesser chance of you developing major illnesses. थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम, बड़ा मजा आया। हेल्थ की बातें होती है ना तो एक अंदर से कुछ चीजें निकल के आती हैं कि यार किसी को अगर हेल्दी हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बना सके ना तो मजा आ जाए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है ना तो आई गेस आपको ना एक नोट जरूर लेना चाहिए इसकी, क्योंकि सर ने जो पॉडकास्ट किया है ना वो एक पॉडकास्ट नहीं, उन्होंने एक पूरी लाइफ की जर्नी डिफाइन कर दी है कि एक हेल्दी इंसान को ना किस तरीके से जीना चाहिए। सर हम लोग एक बार ज़रूर फिर से ट्राई करना चाहेंगे कुछ नई चीज़ें हेल्थ के बारे में कुछ टाइम के बाद, और हम फिर से चाहेंगे कि एक बार आप पॉडकास्ट पे आएँ और लोगों को हेल्थ से रिलेटेड और अच्छी जानकारी दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।